हाँ, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग करा रहे थे आपको AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ओके, तो कुछ और पॉइंट्स हैं तो हम एकदम रिवाइज करा देते हैं। जैसा कि हमने बताया AS24, तो AS24 के बारे में आपने क्या समझा। AS में हमने जैसा कि आपको बताया डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये AS24 जो हमने आपको बताया, इसको आज हम रिवाइज करा देते हैं, समराइज कर देते हैं। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या है? क्लोजर, ओके, that is closure, sale of, demerger, spin off, okay, and abandonment. Abandonment, ओके, ये क्लोजर इन वन गो और बिट बाई बिट, यानी ग्रेजुअल, यानी पीसमील, ओके। डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस ये बताते हैं, ऑपरेशंस मीन्स या तो बिजनेस, that is a line of business activity, और या any geographical area or segment, ये सेगमेंट भी हो सकता है AS17, और ये पार्ट ऑफ द सेगमेंट भी हो सकता है, पार्ट ऑफ द सेगमेंट भी हो सकता है। तो सेगमेंट पार्ट क्यों हो सकता है? क्योंकि वर्ड यूज किया गया कंपोनेंट, ओके। तो वर्ड क्या यूज किया गया? बिजनेस एक्टिविटी, वो क्या होगी? यानी कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? कोई भी हिस्सा, तो जिसको या तो हमने बेच दिया, सेल कर दिया, डिस्पोज कर दिया, डीमेल कर दिया, पीस बाय पीस बेच दिया, या उसको हमने छोड़ दिया, अबेंडन, छोड़ के भाग गए हम, ओके। छोड़ के भाग गए मतलब अबेंडन, उसका कोई यूज नहीं कर रहे, हमने ये डाल दिया, ओके। तो ये हमारा, हमने डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा कि हम क्या करेंगे। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर देंगे, ऑपरेशंस को करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे? भाई इसके लिए ये कहते हैं एक सिंगल प्लान, सिंगल प्लान, एक प्लान बनेगा। यानी हम लोग कोई भी चीज ऐसे तो सेल कर नहीं देंगे, उसके लिए एक प्लान तैयार करेंगे, सिंगल प्लान। तो सिंगल प्लान में 3 स्टेज होती हैं। एक तो प्लान होता है अप्रूवल ऑफ द प्लान, अप्रूवल, ओके। दूसरा क्या होता है, इसकी जो है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब, अनाउंसमेंट हमने किया या हमने गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ROC, NCLT एक्सेट्रा को बताया, ओके। तीसरा हमने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट किया। इसी के तरह तो हम सेल करेंगे। सेल करेंगे तो सेल करने के लिए 2 चीजें हैं। भाई सेल करेंगे तो जाएगा,
और इसके बदले में हमारे को कुछ रिसोर्सेज यानी पैसा आएगा, कैश फ्लो होगा कुछ। इस कैश फ्लो को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। फाइनेंस, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कैश फ्लो देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं सिंगल प्लान में अप्रूवल होगी, अनाउंसमेंट होगी, तो यहां से ये स्टार्ट होगा, दैट इज स्टार्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग की जो प्रोसेस है बेचने की, इनमें से जो भी डेट होगी अर्लियर, इनमें से कोई सी डेट होगी दैट विल बी स्टार्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग। ओके, हाँ जी समझ में आया। उसके बाद में ये एंड, जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, एंड ऑफ डिसकंटिन्यू, ओके, एंड ऑफ डिसकंटिन्यू होगी। तो ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, यहां से लेके यहां तक ये विद इन ईयर हो सकती है और मोर देन 1 ईयर में प्रोसेस हो सकती है, विद इन ईयर हो सकती है और मोर देन 1 ईयर हो सकती है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू डिस्क्लोज एवरी ईयर, हर साल हमको डिस्क्लोज करना होगा। बेचना है माल, एक बार में बेच दो, चाहे बिट बाई बिट बेच दो, बार बार बेच दो, पीस मील में बेच दो, या उसको छोड़ दो, छोड़ के भाग लो, ठीक है। या तो किसी बिजनेस लाइन को, या फिर हम कोई ज्योग्राफिकल एरिया सेगमेंट्स को, जब भी हम बेचेंगे तो इसके लिए एक सिंगल प्लान होगा, ठीक है, तभी डिसकंटिन्यू होगा। बिना प्लान के, सिंगल प्लान के कभी थोड़ा बिक रहा है, दैट विल नॉट बी ए डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। बंद करना है किसी काम को तो उसका सिंगल प्लान होना चाहिए, उसका अप्रूवल होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, अनाउंसमेंट होगा गवर्नमेंट अथॉरिटी को, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा सेलर के साथ। ओके, तो जिस डेट को ये इनमें से कोई भी चीज हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगा डिसकंटिन्यू, और जब बेच के पूरा हमारा हो जाएगा तो दैट विल बी द क्लोज। अब इसमें ये हो सकता है एंड ऑफ डिस्काउंटिंग में कि सारा काम हो गया, अभी पैसा नहीं आया, पैसा मान लो डेफर्ड पेमेंट पे पैसा नहीं आया, तब भी कंप्लीट माना जाएगा, बशर्ते कि सब कुछ लीगली हो गया है, उसने पैसा देने का वायदा किया है, असेट ट्रांसफर हो गई और रिसोर्सेज अभी आए नहीं, ठीक है। तो रिसोर्सेज अभी हमारे को आए नहीं है, तब भी उसका एंड हो जाएगा। अब ये जो है इसकी हम लोग अकाउंटिंग किस तरह करेंगे, ये हमको देखना होगा। हाँ जी, तो इसकी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। जब सेल होगा तो पैसे का तो हिसाब किताब रखना ही रखना है। तो ये सारी चीजें हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताई थी। अब हमने थोड़ा सा समराइज वे में अपने फर्स्ट लेक्चर को समराइज करके आपको कंसेप्चुअली थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की कोशिश की। ओके, तो ये आपने समझा AS 24, ठीक है। क्या होता है डिसकंटिन्यू, क्या होता है ऑपरेशन, और क्या होती है डेट, कब होता है स्टार्ट,
कब होता है खत्म। अब हमें क्या करना है कि जब उसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, वैल्यूएशन करेंगे डिसकंटिन्यू का, तो क्या करेंगे, जो भी इसकी कैरिंग अमाउंट होगी, कैरिंग अमाउंट ऑफ किस किस की, असेट्स की एंड लायबिलिटीज की, वो उसकी कॉस्ट ली जाएगी। भाई ऐसे तो करते हैं जब भी कोई बेचते हैं। ओके, साथ ही क्या किया जाएगा कि जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, जो भी इस पर एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो जितने भी उसका उस पीरियड का रेवेन्यू होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग पीरियड का रेवेन्यू होगा, एक्सपेंडिचर्स होगा, इंटरेस्ट होगी, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस होंगे, एम्प्लॉय जो टर्मिनेट होंगे उनका कंपनसेशन, टर्मिनेट, ये सारे एक्सपेंसेस हम अकाउंट फॉर करेंगे और उसके हिसाब से जो भी सेलिंग प्राइस हमको मिलेगी, यदि हम सेल करते हैं तो जो प्राइस मिलेगी, या अबेंडन करते हैं तब भी जो स्क्रैप प्राइस मिलेगी, इसमें जो भी ट्रांसफर करेंगे तो जो भी प्राइस मिलेगी, ट्रांसफर के बदले हमको कैश मिल सकता है, शेयर मिल सकता है, ओके, और अदर असेट्स मिल सकती हैं। तो ये हम AS 10 के हिसाब से करेंगे। अबेंडन के में स्क्रैप हो सकता है तो इम्पेयर्ड असेट्स के हिसाब से करेंगे, और बाकी जितने एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू हैं इनको हम अदर AS के हिसाब से इसका वैल्यूएशन करेंगे। ओके, तो जो हमें सेलिंग प्राइस मिली उसमें से लेस ये जो कैरिंग अमाउंट है प्लस जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये सब घटा के हम प्रॉफिट और गेन निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो है मान लो जो लोन है अभी भी कंटिन्यू है, एम्प्लॉयज हैं अभी भी कंटिन्यू है, तो ये हम इसको एट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, इस कॉस्ट में एट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसमें केवल जो एट्रीब्यूटेबल हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको करके इस प्रॉफिट एंड कॉस्ट लॉस को हम डिस्कंटिन्यू लॉस दिखाएंगे, और इस सारी कैलकुलेशन को हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज कब करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ ईयर ऑफ स्टार्ट से लेके ईयर ऑफ कंप्लीशन तक, हर बैलेंस शीट के अंदर ये डिस्क्लोज होगा। ओके, हाँ जी, तो ये हमने थोड़ा सा आपको AS 24 के बारे में बताया कि AS 24 का हम लोग क्या करेंगे। ओके, अब इसके अंदर जितना भी है दो तरह के होंगे। यदि कुछ चीजें हमें फेस पर दिखानी होंगी, गेन्स लॉसेस, प्री टैक्स, सेल प्राइस, एक्सपेंसेस एंड ये सारी जो अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीजें हमको कुछ फेस पे दिखानी होंगी, कुछ नोट्स पे दिखानी होंगी। ओके, यदि बिट बाई बिट सेल हो रही है तो जो भी
क्लोजिंग हो रही है फैसिलिटी, उन पर जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उन सबको हमको एग्रीगेट करके सबको जोड़कर दिखाना होगा, ठीक है। लेकिन आपको जो बताने वाली बात है, यदि कोई हमने सब्सिडरी सेल की तो सब्सिडरी सेल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होगा। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस केवल तब होगा जब हम एक मार्केट लाइन या ज्योग्राफिकल को करते हैं, ओके। तो ये हमने आपको बता दिया कि जितनी भी हमें रिकग्निशन करनी है, एक्सपेंडिचर्स की हो या फिर असेट्स की हो या एक्सपेंसेस की हो, वो जितने अदर स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमको कंप्लाई करना है, ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक बार डिस्क्लोजर किया और बाद में हम विथड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमने आपको इसके अंदर बताया कि जितने एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होंगे या असेट्स होंगी, इन सबको अदर एएस के हिसाब से करेंगे, और जो एम्प्लॉय के खर्चे होंगे, यदि जो एम्प्लॉयज कंटिन्यू करते हैं, इंटरेस्ट कंटिन्यू करते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं लिए जाएंगे। अब हम जो है आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, वो ये कि अगर हम विथड्रॉ कर लेते हैं, शुरू में हमने प्लान बनाया, सारा कुछ किया, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, हम विथड्रॉ कर लेते हैं। विथड्रॉल ऑफ डिसकंटिन्यूअस, हम इस डिसकंटिन्यूअस को विथड्रॉ कर लेते हैं तो क्या होगा। हाँ जी, तो जब भी हम विथड्रॉ करते हैं तो हमें उसका रीजन बताना पड़ेगा, रीजन फॉर विथड्रॉल विद डिटेल्ड नोट्स ऑफ feasibility of with detailed notes of gains, loss of withdrawal। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इफेक्ट्स बताने पड़ेंगे, इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल बैलेंस शीट एंड P&L due to such withdrawal in current year and future years। तो अगर हम विथड्रॉ करते हैं किसी भी तरह डिसकंटिन्यूअस, तो उसके हमें इफेक्ट भी बताने पड़ेंगे, ओके। तो ये हमने आपको बताया, बहुत ही आसान। डिसकंटिन्यूअस 2 वर्ड से बना है। डिसकंटिन्यू क्या होती है, हम सेल करते हैं, स्पिन ऑफ करते हैं, डीमर्जर करते हैं, फैसिलिटी क्लोज करते हैं, ओके। इन एंटायरिटी और सब्सटेंशियल, ये सारी चीजें हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। एंटायरिटी या पीस मिल, बिट बाई बिट करते हैं, या अबेंडन करते हैं, या छोड़ देते हैं उसको ऐसे ही स्क्रैप मान के पूरी मशीनरीज को। इस डेड कैश में क्या होता है, ओके। किस चीज का ऑपरेशन हो, या तो कोई बिजनेस लाइन हो सकती है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, कोई ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है, या उस सेगमेंट का पार्ट हो सकता है, क्योंकि वर्ड कहता है कंपोनेंट। ये सब होने चाहिए किसके अंदर, एक सिंगल प्लान। वो सिंगल प्लान कैसे बनेगा, उसको बोर्ड से अप्रूवल होनी चाहिए, और वो उसकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, और तीसरा उसके लिए कोई सेल के लिए बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा। इन तीनों में से जो भी चीज पहले होगी वो हमारी डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग हो जाएगी। उसके बाद डिसकंटिन्यूइंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसा कि हमने पहले बताया था, आज के लेक्चर छोड़ के कल के लेक्चर में हमने बताया था आपको कि यदि आइडेंटिफाई मशीन कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉय निकालने हैं, ये हम सोच रहे हैं, ये सब हमारा स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट हमारा तभी होगा जब हम बेसिकली या तो अप्रूवल कर लें। जब तक हम प्लानिंग स्टेज में हैं, दैट इज नॉट स्टार्ट ऑफ द डिसकंटिन्यूअस।
डिसकंटिन्यूइंग की स्टार्ट उस दिन होगी जिस दिन प्लान अप्रूव हो जाएगा। उससे पहले प्लान बन रहे हैं, कौन सी मशीन हटानी है, कौन से एम्प्लॉय हटाने हैं, कौन सी ब्रांच बंद करनी है, कौन सी डिवीजन बंद करनी है, कौन सी प्रोडक्ट लाइन बंद करनी है, वो सब हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होगा। सेल ऑफ सब्सिडरी होगी, वो भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होगा। ओके, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, वो भी आपका डिसकंटिन्यूइंग नहीं होगा। यदि हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ओके, प्रोसेस कर रहे हैं, ये सब हमारा डीमर्जिंग ये नहीं होगा। ओके, स्टार्ट ये हमारा होगा अप्रूवल से, डिक्लेरेशन से एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट से। और ये जब हमारा कंप्लीट होगा तो उस डेट तक की जितनी बैलेंस शीट बनेंगी स्टार्ट से, हर एक में आपको डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, डिस्क्लोज क्या करना होगा? डिस्क्लोज करना होगा तो हमें उसके लिए क्या विड्रॉल हुआ, ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, जो डिसकंटिन्यू किया कितने में बिकना है, उसके लिए हमारी कॉस्ट क्या है, उन जो असेट जा रही हैं उनकी कैरिंग अमाउंट क्या है, उनके ऊपर कितना रेवेन्यू का उससे फर्क पड़ रहा है, कौन सा रेवेन्यू उससे एक्टिविटेबल है, यानी कौन सा रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा, कौन से खर्चे बचने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हम कॉस्टिंग में डिसीजन लेते थे ना, एक यूनिट हम बंद करते हैं क्लोजर के केस में, तो हमारे को क्या क्या सेविंग्स होंगी फिक्स कॉस्ट में, क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग होंगी, ये सब पढ़ते थे। वो सब आपको कैलकुलेशन करनी होगी, क्या हमको फिक्स कॉस्ट में, क्या वेरिएबल में। हालांकि स्टैंडर्ड के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कौन से रेवेन्यू एक्टिवेट किए जा सकते हैं उस पर्टिकुलर डिसकंटिन्यू पे और कौन से नहीं, कौन सी एम्प्लॉय की सेविंग हम देख सकते हैं, कौन सी नहीं। लेकिन यदि जो एम्प्लॉय उसके बाद भी रहने हैं उनको हम एक्टिवेट नहीं करेंगे। इसी तरह जो लोन है, इंटरेस्ट है, वो अभी भी होना है, वो हम पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर डिसकंटिन्यू के लिए एक्टिवेट नहीं करेंगे। उसके बाद में हम निकालेंगे इस डिसकंटिन्यू से हमें कितना फायदा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उस फायदे एंड लॉस को हमको डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमें ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट डिस्क्लोज करना होगा, और नोट्स एंड अकाउंट में बाकी सारे रीजन, डिसकंटिन्यू हुआ, कब स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीजन हुआ, ये सब आपको डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हमें डिसकंटिन्यू कोई काम यदि प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। ठीक है, आज पता लगा फेस टू फेस क्लासेस की जगह ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा पॉपुलर हो गई, हम फेस टू फेस बंद करते हैं। इसी तरह कोई तो डिसकंटिन्यू, इसी तरह बिजनेस में नई नई एक्टिविटीज आती रहती हैं। ओके, तो पहले फ्लॉपी ड्राइव चलती थी, बाद में सीडी आ गई, तो फ्लॉपी ड्राइव का बिजनेस कम हो गया और कई जगह लॉस में हो गया, बंदी हो गया। ठीक है, तो नई नई लाइनें आती रहती हैं टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए, जोग्राफिकल लोकेशन बदलने से, मार्केट की वजह से ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब हमने एक प्लान बनाया, शुरू भी कर दिया अल्टीमेटली, लेकिन लास्ट में कोई ऑर्डर आता है या लास्ट में मैनेजमेंट का मन बदलता है, तो वो विथड्रॉल ऑफ द डिसकंटिन्यूअंस। तो जब भी यदि हम डिसकंटिन्यूअंस विथड्रॉ करते हैं तो उसके रीजन देने होंगे, रीजन डिस्क्लोज करने होंगे, क्या रीजन्स थे, क्या हमको फायदा लग रहा है, क्या नई सिचुएशंस आई, क्या न्यू सर्कमस्टांसेज आई जो हमने इसको विथड्रॉ किया, क्या न्यू सर्कमस्टांसेस थी, क्या सिचुएशन थी, और इस सब का बैलेंस शीट पे और प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये हमने समझा AS24। कुल मिला के हमने आपको बताया इन सारे स्टैंडर्ड में सब कुछ डिस्क्लोजर करना है। जैसे AS1 के अंदर क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है, 2 के अंदर स्टॉक है, लेकिन उसके अलावा कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, इंटेंजिबल असेट्स के हैं, सेगमेंट्स के हैं, डिसकंटिन्यूइंग के हैं, और डिसकंटिन्यूइंग के ऑपरेशंस को हमें करना कैसे पड़ेगा। जो डिसकंटिन्यूइंग प्रोसेस में अलग अलग रेवेन्यू इनकम में फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग अलग हेड बनाने पड़ेंगे। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, सेल ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 12 lakhs, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 1 lakh, एक्सपेंसेस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के 5 lakhs, डिसकंटिन्यूइंग के
0.50 लैक्स। इस तरह आपको जब तक डिसकंटिन्यू चलता रहेगा दोनों ऑपरेशंस की प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह कॉलमनर फॉर्म में अलग अलग बनाने होंगे। ठीक है, तो आपको अलग से दिखाना होगा प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग बिजनेस। ओके, क्योंकि बेसिकली आप फर्दर चले जाएंगे AS1 पर, और तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है ये गोइंग कंसर्न को भी अफेक्ट करता है या नहीं। ओके, तो उसके हिसाब से ये जो गोइंग कंसर्न के हिसाब से जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है वो आपका गोइंग कंसर्न के बेसिस पे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम चलेगा, और डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस में आपको अदर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए इसके अंदर कहा है कि बाकी रेवेन्यू, असेट्स, कैरिंग कॉस्ट सब कुछ रिकॉग्नाइज करने के लिए, इम्पेयरमेंट कॉस्ट ये सब निकलने के लिए कि आपको AS24 केवल AS24 से काम नहीं चलेगा, बाकी सारे स्टैंडर्ड भी आपको पढ़ने पड़ेंगे और यूज करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।